सिद्धानं नमार्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुनं ते सुवञ्चनमुखारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं भवै मङ्गलम्। जय जगदीव जोड़ी वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणम जय महप्पा महादेव। सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Welcome all to the 30th session of Jain Diet and Ayurveda. लास्ट 2 क्लासेस में हम वायु तत्वों पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं और इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। विन वेरी इंटरेस्टिंग क्लासेस। और इन क्लासेस से हमने जो की पॉइंट्स पर को समझा और जाना वो ये कि जब हम श्वास लेते हैं तो जो भीतर जा रही हवा या अथवा वायु 5 भागों में डिवाइड हो जाती है, जो इन द फॉर्म ऑफ प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान governs different areas of body and different physical and subtle activities of bodies. इन वायु के एक्सेस और डेफिशिएंट, कमी या अधिक होने से शरीर में के जो इंटरनल फंक्शनिंग होती है वो बिगड़ जाती है। तो बेसिक रूप से हमने इन की पॉइंट्स को समझा एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट many bodily problems can be solved by just understanding this internal body system. एंड ऑफ कोर्स बाय करेक्टिंग आवर लाइफस्टाइल, जैसे कि विजिलेंट होना अपने फूड हैबिट्स को लेके, अपने फिटनेस को लेके, दीज ऑल करेक्शंस इफ वी ब्रिंग देन ऑफ कोर्स वी विल कैन डील विद देम इजीली। सो आगे की कक्षा के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ साहब जी को। आज फिर हमें यही समझना है कि शरीर की बीमारियां क्यों होती हैं, शरीर रोगग्रस्त क्यों हो जाता है, आखिर क्या कारण क्या। ऐसी कोई शरीर की इतनी बीमारियां बढ़ने का कोई प्रयोजन तो नहीं है, कोई इतना बड़ा तो कारण नहीं है कि भाई शरीर आपका जो है इतना ज़्यादा बीमार हो जाए, इतना ज़्यादा रोगग्रस्त हो जाए, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। तो हमें ये देखना है कि शरीर के सारी व्यवस्था, शरीर का सारा तंत्र जो कुछ चल रहा है वो वायु तंत्र चला रहा है। तो वायु तंत्र के अंदर किस कारण से किस अंगों में कैसी बीमारियां, कैसी रोग बीमारियां, कैसी तकलीफें आ सकती है, तो ये हमें यहाँ पर देखना है। तो इन निमित्तों को लेकर के अगर आप चलते हो तो ये ख्याल आ जाएगा। अब एक पोर्शन आप यहाँ से ऊपर का लीजिए, एक पोर्शन यहाँ का ले लीजिए, एक पोर्शन ये ले लो, एक पोर्शन ये ले लो और एक पूरी बॉडी का, संपूर्ण शरीर का। इसलिए यहाँ पर हमको ये अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा। तो इससे ऊपर जो चल रहा है कंठ का भाग है, मस्तिष्क का भाग है, 5 इंद्रियों का कार्य है, नर्वस सिस्टम का कार्य है, ब्रेन आदि जो चलना है, तो वो किससे चलेगा, आखिर क्या है। तो ये सारी बातें आकर के उदान वायु के अर्थ में जा रही हैं। तो अब यहाँ पर आपने ये देखा कि उदान वायु, अब अगर उदान वायु आपकी कमजोर पड़ जाएगी तो बीमारियां पड़ेगी, उदान वायु बिगड़ जाएगी तो आपकी बीमारियां पड़ेगी।
यहाँ से लेकर कंठ से लेकर, जैसे थायराइड हो गई तो थायराइड जो है वो कहाँ की बीमारी है? कंठ की बीमारी। जिनको थायराइड हुई है उनका गला खराब रहे, गले में एक ग्रंथि गांठ बन जाती है। जो थायराइड ग्रंथि है वो डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब होना मतलब क्या है? फूल जाती है, नॉर्मलिटी उसकी चली जाती है, एबनॉर्मल परिस्थिति आ जाती है। अब थायराइड आने से क्या क्या बीमारियां होगी? क्योंकि ये भी एक ग्रंथि है। ये ग्रंथि अपना जो कार्य कर रही थी उसके कार्य में विक्षेप आ जाएगा सामने। तो ये पहले समझ लीजिए, ये पूरा है वोकल बॉक्स है, साउंड सिस्टम है, यहाँ का आवाज़, यहाँ का स्वर आपका कैसा रहेगा, कंठ में गले में कफ बना रहेगा कि कैसा रहेगा, आवाज़ खुला रहेगा कि कैसा रहेगा, ये उदान वायु का काम है, ध्यान रखिए। इसी तरह से श्वसन तंत्र, श्वास के लिए भी इतना ही काम मुख्य श्वास नली का ओपनिंग यहाँ पर है, आहार नली का आपका योग है, आईबीएस की प्रॉब्लम आपके यहाँ से होगी। आप मुंह में चबाते हो, खाते हो, जीभ पर स्वाद आ रहा, ये उदान वायु का काम है। आप बोलते हो तो प्रोनाउंसिएशन आपके परफेक्ट हो रहे हैं, दोनों जड़बे चलेंगे आपके, दोनों आंखें आपकी देखो, दोनों कान देखिए, आंखें कमज़ोर तो नहीं है, आंखों की नेत्र ज्योति तो बरोबर है, रिफ्रैक्शन आपका नंबर कम ज़्यादा बढ़ रहा है, आ रहा है, क्या हो रहा है? कानों से सुनाई देना कम हो रहा है, बरोबर सुनाई दे रहा है। ये सारी परिस्थिति आपको समझनी पड़ेगी, समझाएं। अब डकार आएगी तो कंठ से गले में आएगी, लेकिन आएगी तो वो बादन पे पेट में से ही आएगी ना। अब श्वसन रोग हो जाएगा। आप देखिए खर्राटे आना है, सोते नींद में आवाज़ आनी, खर्राटे आना, ये सारी ये उदान वायु की समस्या है। अरे खर्राटे आने वालों की आदतें गलत होती हैं, सोने की आदत गलत, पिलो डबल पिलो लेने की आदत गलत, आपने शरीर का स्ट्रक्चरल डैमेज किया है या आपने बरोबर बैलेंस नहीं बनाया है, तो ये सारा नुकसान कारक जो आपको बन रहा है। क्या है? ऐसा सोए कि जैसे आपका कंठ गला बंद हो जाए ऐसा, लेकिन अब श्वास तो चलनी चाहिए ना। तो फिर जो है मुंह खोल करके श्वास ज़्यादा खींचना और आवाज़ आनी, इसके लिए जो है खर्राटे की बंदा रहना। ये उदान वायु बिगड़नी नहीं चाहिए था। हमारा मस्तिष्क इतना शार्प चलना चाहिए, ब्रेन थकना नहीं चाहिए। 24 घंटे दूसरा शरीर जितना काम नहीं करेगा वर्किंग सिस्टम में, उतना सबसे ज़्यादा ब्रेन काम करेगा। ये ध्यान रखिए। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल ये तो इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, लेकिन ब्रेन आपका काम करना है, नर्वस सिस्टम आपकी काम करनी है। तो फिर आपको उदान वायु को बिगाड़ना नहीं है सर। ख्याल है, उदान वायु परफेक्ट चलनी चाहिए, हमारी तरफ से हमें बरोबर देखना है और उसमें डिस्टरबेंस आना नहीं चाहिए। अगर बीच में जो है कफ आदि आ जाएगा तो नुकसान होगा। अब पेट का पित्त जो है वो सिर पर चढ़ जाएगा तो माइग्रेन हो जाएगा सर। अब मस्तिष्क की बीमारियां, मस्तिष्क कमज़ोर हो जाना, ख्याल है, ब्रेन फटीग जिसको हम कहते हैं, मस्तिष्क थक जाना, पढ़ते पढ़ते थक जाना। कई लोगों को पढ़ते समय नींद आती है, कई लोगों को व्याख्यान जिनवाणी सुनते हुए नींद आती है। ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मस्तिष्क नहीं थकना चाहिए सब। ये सारी तकलीफ़ें ये सूचित कर रही है आपने उदान वायु को ज़्यादा बिगाड़ा है। उदान वायु बिगड़ती है। कई लोगों को बैठने के पोस्चर सही नहीं होते हैं साहब, बहुत झुक कर के बैठते हैं, सिर यूं रख कर के बैठते हैं। कई बार लोग सोते सोते पढ़ते हैं, फिर हाथ में से पुस्तक गिर जाती है, सोते सोते मोबाइल देखते रहते हैं। इसमें आपका उदान वायु बिगड़ रही है। आँखों को बिल्कुल सोते हुए देखने में उपयोग करना उचित नहीं है साहब। आप सीधे बैठ करके आँखों का उपयोग करिए ताकि नर्वस सिस्टम आपकी बरोबर चले।
ब्रेन में आप ध्यान रखिए, ब्रेन के 2-3 डिवीजन है ना, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो वो आपका कब काम करता है, किस तरह से काम करता है, वो ध्यान रखना है। और बिल्कुल देखिए, बिगाड़ने के तरीके बदलो, वो बिगाड़ने के तरीके आप देख लो। तकिए के माप कौन सा रहना चाहिए हमारा, ये यहाँ से कान से लेकर खभे तक, ये माप कितना है, 4 से 5 अंगुल। ये हाथ हमने रख दिया यहाँ पर, ये हाथ 5 अंगुल का, इतना ही खभा है। इसी माप का आपका तकिया होना चाहिए। पिलो ये माप से अब कोई डबल रख दो और इतनी ऊंचाई करो और सोइए, ये गलत है। उसमें भी ध्यान रखिए, जिनको खर्राटे वगैरह आते हैं वो लोग बिना तकिए के सोकर देखो, आपका फर्क पड़ जाएगा। और तकिया कब चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट साइड में जब आप करवट बदल के सो तभी आपको तकिया लेना है। सीधे सोने वालों को तकिया लेना ही नहीं। कई लोगों ने अपनी श्रीमंताई के कारण, श्रीमंताई का प्रदर्शन करने के हिसाब से उन्होंने इतना ऐसा बेड बनाया है, ऐसे पिलो बनाए हैं, राउंड पिलो बनाए, इतने सॉफ्ट पिलो बनाए, इतने सॉफ्ट रखना है। ये गलती है आपकी। आहार में, निद्रा में किसी को अपनी श्रीमंताई नहीं दिखानी है। जो शरीर के लिए, क्योंकि आपको 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे जितनी देर तक सोना है, तो सोते हुए भी शरीर का ब्लड प्रेशर बरोबर चले, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहे, आपकी किडनियों का काम करने का कार्य सक्रिय रहे, कहीं डिस्टरबेंस तो नहीं आता है, सोने में आप उल्टे तो नहीं सो रहे हो, सोने में आपको सीधा ही सोना है, सोने में आपको राइट साइड करवट बदलकर नहीं सोना है। राइट साइड में लीवर है, लेफ्ट साइड में स्टमक है। आप उल्टे सोएंगे तो स्टमक ऊपर आ जाएगा, लीवर नीचे रह जाएगा, तो स्टमक का बाइल डक्ट जो है वो ओपन होता रहेगा और आहार अंदर भरा रहेगा स्टमक में, तो उसका प्रेशर जो है लीवर पर आएगा। ये सारी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। हमेशा ही करवट में लेफ्ट करवट ही सोया जाता है, या सीधे सोइए, कोई हरकत नहीं है। सीधे सोते समय एक पोस्चर जो है एक लेवल में रहना चाहिए, सिर भी ऊंचा मत रखो और पैर भी नीचे मत रखो, एक लेवल बॉडी का, ताकि बरोबर आपका जो है श्वसन तंत्र चले। क्योंकि आपने नीचे पीछे 6 इंची 8 इंची का पिलो रख दिया तो फिर आपकी गर्दन ऊपर हो जाएगी और गला दबेगा, क्योंकि श्वास नली और अन्न नली दोनों का ओपनिंग कंठ में है, यहाँ पर गले में, वो बैंड हो जाएगी, दब जाएगी, तो ये तकलीफ हो जाएगी। आप जब भी बैठो तब स्वस्थ होकर बैठो, आगे झुक कर के मत बैठिए। आगे झुक कर बैठने से ऑक्सीजन की मात्रा कम ली जाती है, लंग्स हमारे सिकुड़ जाते हैं, लंग्स सिकुड़ने से ऑक्सीजन की मात्रा अंदर कम भरी जाएगी। ये सारी तकलीफें होने वाली है। आपको ये नहीं है कि उदान वायु बिगड़ गई तो दवाई लो, क्यों, जरूर क्या है दवाई की, आपने अपनी गलत आदतों से बिगाड़ी है ना, तो फिर दवाई की जरूर कहाँ है। पहले आदतें सुधार लो, सोने का तरीका, बैठने का तरीका, पोस्चर की जो है अलाइनमेंट आप देखिए और प्राणायाम देखिए। ये अपर 5 वायु के लिए शुद्ध प्राणायाम से ही सुधर सकता है, योगासनों से सुधर सकता है। आप शीर्षासन करिए, सर्वांगासन करिए, आप धनुरासन करिए, ख्याल करें, आपका उदान वायु बहुत अच्छी तरह से सुधर जाएगा। शीर्षासन करने से पूरा ब्लड जो है वो सिर पर आ जाएगा, ऑक्सीजन लेते रहेंगे, फिर वापस 2 मिनट के बाद फिर सीधे खड़े रह जाइए, ख्याल है कि तो बरोबर आपका जो है। तो ये आजकल की लाइफस्टाइल बिगड़ गई है। ये सारे 5 प्रकार के वायु का बिगड़ना, लाइफस्टाइल के बिगड़ने से, आहार और फूड स्टाइल के बिगड़ने से डिस्टरबेंस आ रहा है। हम खुद बिगाड़ रहे हैं उनको, तो ये गलतियां तो हमारी हैं। अब फिर बाद में आप नाम किसी का दो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
देखिए, पांचों इंद्रियां हमारी सतेज सक्षम रहनी चाहिए, एक्टिव रहनी, और कब तक? मृत्यु की अंतिम श्वास तक। अवरोध किसी में नहीं आना चाहिए। कर्णेंद्रिय श्रवण के लिए है तो श्रवणेंद्रिय का सुनना करना कभी प्रमाण घटना नहीं चाहिए। कान के रोग होना ये उदान वायु का डिस्टरबेंस है। तो हम क्यों बिगाड़े भाई साहब? आजकल चल रहा है कान में डाल करके बैठो, कान में डाल करके सुनो। ये गलती नहीं करनी है हमको। मोबाइल कान पर टच मत करिए। मोबाइल में कंपनी स्पीकर देती है, आप 1 फुट के डिस्टेंस पर रखिए सामने टेबल पर, स्पीकर पर बोलिए, स्पीकर पर सुनिए साहब, बरोबर आवाज आती है जाती है। कान को मोबाइल टच करना ही नहीं है। बस 1 फुट के डिस्टेंस से ज़्यादा कम अंतर पर मोबाइल लाना ही नहीं है साहब। 3 फुट के डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर लैपटॉप लाना ही नहीं, कंप्यूटर लाना ही नहीं है। और निरंतर अखंड धारा से लाइट को देखते रहना ही नहीं है साहब। आप दिशा बदलिए बरोबर। जिसको हमने ब्रह्म मुद्राएं कही है, क्या लगा कि नहीं? तो ब्रह्म मुद्रा के अंदर सिर घुमाना है, ऊपर नीचे करना है, जाल अंदर बंद करना है, ये बंद है, कान जो है दाहिने खभे पर लगाना है, बायां कान बाहिने खभे पर टच करना है। तो ये सारी छोटी छोटी एक्सरसाइज है, हमें दिन में 10 बार कर लेनी चाहिए। हम गर्दन भी नहीं मोड़ते हैं, गर्दन भी मोड़ना बंद हो गया है हमारा, तो फिर जो है ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कम होती जाएगी ना। तो बैठे बैठे करिए। चक्कर क्यों आती है? चक्कर आना मतलब उदान वायु आपकी बिगड़ रही है। माइग्रेन क्यों होता है? पित्त आपका वायु जो है पित्त को लेकर के दिमाग पर, ब्रेन पर चढ़ रही है। ये भाग है यहाँ पर। अब यहाँ पर जितनी जगह है उसमें तो आप जैसे अखरोट, अखरोट के अंदर का अखरोट वो शेल के अंदर जैसे है, वैसे हमारी खोपड़ी के अंदर पूरा ब्रेन है और पूरी बॉडी का संचालन उदान वायु के ब्रेन सेल से हो रहा है काम। तो बिगड़ना तो नहीं चाहिए, सर्वथा हम व्यवस्थित चलाएं उसको अच्छी तरह से। और बिगड़ गया है तो इतनी बीमारियां, इसके ऊपर की सारी बीमारियां आपकी उदान वायु के कारण होगी। क्या क्या बिगड़ा है? आपका थायराइड ग्रंथि बिगड़ गई है, स्वर बिगड़ गया है, डकारें आती है आपको श्वास में, या अस्थमा आपको हो रहा है, या आपको खर्राटे आ रहे हैं, नींद बिगड़ रही है आपकी, श्वसन तंत्र बिगड़ रही है, आहार नली के रोग हो रहे हैं, सिर के रोग हो रहे हैं, पांचों इंद्रियों के रोग हो रहे हैं, ब्रेन के अंदर आपको नींद आती है, लेकिन कब? आपको पढ़ते टाइम नींद आती है, खाते टाइम नींद आती है, टीवी देखते टाइम नींद नहीं आती है, सोते टाइम नींद नहीं आती। ये सारे डिस्टर्बेंस आपके जो है, साउंड स्लीप नहीं हो रही, ये सारा आपको बराबर सूचित कर रहा है। सेल्फ डायग्नोस करिए। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने आन व्यान उदान समान प्राण ये पांचों बताए, इनसे ही डायग्नोसिस करते थे। वायु तंत्र के कारण 5 में से कौन सा वायु बिगड़ा है उसी से बरोबर निदान करते थे। एमआरआई की, सोनोग्राफी की, मशीनों की, एक्सरे की कोई आवश्यकता हजारों साल तक नहीं रही है। मॉडर्न एलोपैथी का हिस्ट्री इतिहास 200 साल का ही है। एक्सरे मशीनें पहले आई तो एक्सरे तो बोन्स के अंदर कोई डिफेक्ट आएगी तो बताएगी, उसके बाद सोनोग्राफी वगैरह आई, उसके बाद अब एमआरआई वगैरह आई, ईसीजी वगैरह आई। वैद्यक शास्त्र में कुशल वैद्य को किसी मशीन की आवश्यकता नहीं रहती। वो इन पांचों वायुओं के डिस्टर्बेंस से बरोबर समझ सकता है। नाड़ी परीक्षक वैद्य बरोबर जो है उदान व्यान अपान समान के अंदर कहाँ किसमें डिस्टर्बेंस है बरोबर समझ सकता है। तो क्यों आपको कहे कि भाई आप सोनोग्राफी कराओ, आप एक्सरे कराओ, क्या जरूर है भाई साहब? वो पेशाब एक कांच की बोतल में लेकर के पेशाब का निरीक्षण करके पित्त का निदान कर सकता है। तो पित्त की जितनी
एक ब्रांचेज है उतनी सब का जो है निदान करके आपको बता देगा कि भाई ये बीमारी आपकी बढ़ रही है। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेशन में जाकर इन मशीनों के किराए चुकाओ। अनावश्यक रूप से आजकल के कई डॉक्टर पहले ही मशीन, अब वो भी बेचारे हॉस्पिटल में मशीनें लेकर के बैठे हैं तो किराया तो निकलना चाहिए ना, मशीनों का मेंटेनेंस तो निकलना चाहिए। एसी लगाया तो एसी का खर्च निकालने के लिए भी पेशेंट को इंजेक्शन लगाएंगे तो ही उनका खर्च निकलेगा, सब ऐसे कैसे निकलेगा। फिर उनकी साठगांठ रहती है, लैब वाले के साथ साठगांठ रहती है। फिर ये चक्कर में क्यों फंसते हो आप? क्या जरूर है आपको ब्लड टेस्ट कराने की? क्या जरूर है आपको ये सारे टेस्ट कराने की? कोई आवश्यकता नहीं। आप खुद ही अपना निदान करिए, खुद ही समझ सकोगे किस वायु में कितनी डिस्टरबेंस आई। हाँ जी, मेरी गर्दन नहीं घूम रही है, पूरी गर्दन घुमाता हूँ तो यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द, बस थोड़ा दर्द हुआ कि गर्दन घुमाना ही बंद कर दिया आपने। ये क्या बात है? क्यों गर्दन में दर्द हो रहा है? क्योंकि कभी किया ही नहीं है, कभी घुमाते ही नहीं है, ब्रह्म मुद्रा के आसन आप करते ही नहीं हो, रोटेशन ये जो है आपने कभी किया ही नहीं है, तो वहाँ स्टिफनेस आ रही है मसल्स में। अब मसल्स में स्टिफनेस आ रही है तो आप जो है कभी नहीं करोगे तो कैसे हो? करिए। जितने जॉइंट शरीर में है प्रत्येक जॉइंट्स की मूवमेंट्स होनी जरूरी है। अब आजकल टॉयलेट बाथरूम के अंदर जो है स्टैंडिंग किया लाया है आपने, तो वहाँ पर भी आप नीचे बैठ नहीं पाते हो, तो वो भी आपके जो है जॉइंट्स के लिए तकलीफ होती जाएगी। खड़े खड़े रसोई करना है। अब किचन में महिलाओं ने इतना ऊंचा किचन ओटा बना दिया, खड़े खड़े रसोई करो। सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ जो है खड़े खड़े रसोई करना है। सबसे बड़ी बीमारियों को महिलाओं के लिए सारी अपान वायु बिगड़ती है, व्यान वायु बिगड़ती है, जॉइंट्स के पेन आ रहे हैं, कमर के पेन आ रहे हैं, मसल्स के सब इम्बैलेंस हो रहा है। ये तकलीफें आपकी जो बढ़ रही है वो सारे व्यान वायु के कारण बढ़ रही। तो उसके लिए आपको किचन ओटा बता दी, पहले गैस नीचे ले लो, आप अपने लकड़े का जो है 1 फीट का लकड़े का टेबल बनाओ, उस पर बैठिए और बैठकर रसोई करिए। आधी बीमारियां आपकी महिलाओं के ऐसे ही मिट जाएगी। खड़े खड़े बुफे में खाना है आपको, वैसे ही आपकी समान वायु बिगड़ रही है। कभी भी खड़े खड़े खाया नहीं जाता है, खड़े खड़े पानी नहीं पिया जाता है, खड़े खड़े पेशाब नहीं किया जाता है। क्यों हम अपनी लाइफस्टाइल बिगाड़ें? क्या आवश्यकता क्यों है? क्यों लाइफस्टाइल को बिगाड़ रहे हो आप? फिर बीमारियां बढ़ेगी, फिर आएगी, समझेंगे। खड़े खड़े पानी पीने पर भी जो है नी जॉइंट तक की बीमारियां आती है, पानी के कारण भी, खाने के भोजन करने के कारण भी बीमारी। ये आपने वेस्टर्न कल्चर लाई, बुफे सिस्टम लगाया, अपने हाथ से एक डिश को हाथ में रखकर खड़े खड़े खा लो। ये तो भाई साहब बहुत बड़ी गलत चीज़ है, बहुत ही गलत चीज़। और घरों में डाइनिंग टेबल रखे आपने, बहुत गलत चीज़ है। हमेशा पालथी लगाकर जमीन पर बैठना है। जमीन पर जरूर आप अपना आसन बिछाइए। जमीन पर बैठने के लिए आपका आसन होना चाहिए। पालथी लगा के बैठिए। सामने कम से कम 9, 10, 12 इंच का एक लकड़े का टेबल होना चाहिए, उस पर आपकी थाली कटोरी गिलास रहना चाहिए। अब नीचे बैठिए और बराबर आहार करिए, भोजन करके देखिए आप। थाली जमीन पर नहीं रखते हम, आहार है और थाली जमीन पर रखने पर स्पाइडर आएगा, चींटी मकोड़े आएगा। आप 1 फुट ऊंचा 9, 10 इंच 12 इंच का टेबल रखिए, एक चौकी बोलते हैं उसको लकड़े की, और उस पर बैठकर थाली रखिए। आप बैठेंगे जमीन पर नीचे बहुत अच्छी तरह से। आप भी लकड़े के टेबल पर पाटे पर बैठ सकते हो तो और भी अच्छा है। कुर्सी पर बैठ के भोजन नहीं करते। कुर्सी पर बैठ कर के टेबल को आपने सीने तक लाया है, खभे तक लाया है, छाती तक लाया है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब फैशन ही आ गई, पाश्चात्य देशों का देख करके वेस्टर्न कल्चर में जा कर के अपना अनुकरण कर लिया आपने।
अब कई लोग कुर्सी से नीचे ही नहीं बैठ सकते। ये लोगों की आज की तकलीफ है, समस्या है। दर्द होता है इसलिए मूवमेंट्स नहीं करना है, तो फिर वो स्टिफनेस आ जाएगी, उसी अंग में उतनी स्टिफनेस बढ़ेगी, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं मुड़ेगा, फिर वो पोस्चर। और डॉक्टर तो यही कह रहे हैं, डॉक्टरों ने यही कहना शुरू कर दिया, नहीं नहीं आप बेड रेस्ट करो, आप उतरना ही नहीं, आप चलना ही नहीं, आप जाना ही नहीं, आना ही नहीं। ये क्या बात है भाई साहब? तो शरीर के सब मूवमेंट्स क्या किस लिए दिए? अंग आपको किसके लिए दिए? हमारे शरीर में जो है एक यहाँ अंगुली से लेकर के पूरे हाथ तक के, पैर तक के, शरीर की पैर की अंगुलियों तक, कमर तक, हिप जॉइंट से लेकर के कितने मूवमेंट्स हैं, कितने जॉइंट्स हैं, जितने जॉइंट्स हैं सबकी मूवमेंट्स होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। और वो भी करते समय अगर आप सरसों के तेल में अजवाइन सूंढ डालकर गर्म करके मालिश करते हुए करो, तो एक एक जॉइंट आपका मृत्यु की अंतिम क्षण तक बरोबर काम करेगा, सक्रिय रहेगा, कोई जॉइंट्स आपके बिगड़ेंगे नहीं। क्यों बिगड़ेंगे साहब? वायु बिगड़ेगी, व्यान वायु बिगड़ेगी तो जॉइंट्स बिगड़ेंगे, व्यान वायु बिगड़ेगी तो कमर पेन आएगा, व्यान वायु बिगड़ेगी तो मसल्स पेन आएंगे, व्यान वायु बिगड़ेगी आपकी तो पूरे शरीर के अंदर पेन आपका। तो आप क्या कर रहे हो? पेन किलर खा रहे हैं? क्या जरूरी है पेन किलर खाने की? क्यों गलती कर रहे हो? भूल से भी पेन किलर नहीं खाना चाहिए, स्टीरॉयड कभी भूल से भी लाइफ में टच नहीं करनी चाहिए, एंटीबायोटिक कभी भूल से लाइफ में टच नहीं करते हैं। आप एंटीबायोटिक का प्रयोजन क्या है? ये हमारी पूरी सिस्टम को अंदर से बिगाड़ देंगे। स्टीरॉयड क्यों ली जाती है? आधुनिक डॉक्टरों ने पेन किलर, एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड ये 3 हथियार बना लिए, बड़े भारी हथियार बना दिए। बस जो भी पेशेंट आए कुछ भी ना हो तो दे दो, अस्थमा हो गया तो उसको पंप पकड़ा दो, पंप के अंदर स्टीरॉयड देते रहो उसको। अरे भाई साहब ये गलती क्यों कर रहे हो? प्रत्येक व्यक्ति को सावधान होना है। एक भी एलोपैथी की मेडिसिन, इंजेक्शन, गोली कुछ भी लेते हो तो 10 बार पहले उसकी साइड इफेक्ट पढ़िए और बाद में लीजिए। एक भी दवाई हो, आज मैं एकदम लास्ट से लास्ट पैरासीटामोल जो बताता हूँ, सबसे खतरनाक पॉइजन है पैरासीटामोल। ये हमारे डॉक्टर नंदिनी बहन जवेरी बैठे हैं, उनको बुरा लगेगा, लेकिन पहले ही आप समझ लो सबसे खतरनाक जहर है पैरासीटामोल। हमारे शरीर में ऐसी चीज़ें, ऐसा जहर जाना ही नहीं चाहिए। आपको भी आश्चर्य होगा, नंदिनी बहन को भी, विदेशों के अंदर यूएस वगैरह में पैरासीटामोल बैंड है, नहीं दी जाती है, और यहाँ तो लोग बिना डॉक्टर के केमिस्ट से खरीद के ही खा लेते हैं। क्रॉसिन ले लेंगे, डोलो ले लेंगे, मेटासिन ले लेंगे, पैरासीटामोल। ये क्या चक्कर लगाया? ये गलती नहीं करनी चाहिए, भूल से भी नहीं करनी चाहिए साहब। कोई इन्फेक्शन हो गया तो फटाफट एंटीबायोटिक खा लेनी क्या? ऐसी गलती क्यों करते हो? आप सिर्फ पाव चमची हल्दी, 10 पत्ते कड़वे नीम के, 20 पत्ते तुलसी के चटनी बनाकर खा लो, इन्फेक्शन आपका चला जाए। 1 सप्ताह कहीं खाना पर जरूरी नहीं है ज़्यादा। हल्दी घर में बनाई हुई होनी चाहिए, आखी गांठ ला करके हल्दी पीस लो। तुलसी के पत्ते मिलते हैं, सब जगह पर मिलते हैं, और नीम के पत्ते हर गली गली में नीम का पेड़ होता है, 10 पत्ते ले लो, सब काम हो गया। अरे रोज़ सुबह खा लो ना सब, एक चमची चटनी बना करके, तुलसी, नीम और हल्दी दोनों तीनों मिला करके इतना सा कर लिया, 1 चम्मच खा लो, पूरे बरस तक आपको बुखार नहीं आएगा, इन्फेक्शन नहीं आएगा, यूटीआई का प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी यूरिनल इन्फेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, आप बचे रहोगे। पूरी जिंदगी में आपको एंटीबायोटिक लेने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। पहले इनसे बचिए ना, लाइफस्टाइल सुधारिए। क्यों इस तरह से बैठते हैं आप? कभी भी जो है, अब माता जी कभी नीचे जमीन पर बैठे हैं कि नहीं, याद है कि कभी भूल गए? 50 साल पहले बैठे थे, अब तो कभी याद ही नहीं कि आप सोफा से नीचे बैठे हो। अब आदतों से लाचार हो गए।
चलो फिर शरीर बढ़ता जाएगा। ये भी गलत तरीका है। सोफा का रेक्सिन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। आपको लकड़े के ऊपर अपना सिर्फ जो कपड़े का कॉटन का पीस हो उसी पर बैठना चाहिए। प्लास्टिक की कुर्सी तो भूल से घर में मत लाओ। प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठने से पाइल्स आदि की काफ़ी बीमारियां बढ़ती हैं, नुकसानकारक है। आप लकड़े की ही कुर्सी घर में होनी चाहिए। आजकल सब जगह पर चक्कर बदल रहा है, बहुत बदलता जा रहा है, सब तो बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। नंबर 2, चलिए आप जैसे नीचे उतरे तो यहाँ आपका ये जो है प्राणवायु है। अब ये जो था उदान वायु का काम यहाँ तक इतना ही था सर। शरीर के डिपार्टमेंट है ना अलग अलग। प्राणवायु के अंदर आपको हृदय आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया, हृदय के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन आ गया, हृदय के संबंध सारी बीमारी आ गई, इम्यून सिस्टम आपकी आ गई, ख्याल है कि नहीं। अब जो है हार्ट अटैक आएगा तो समझ लीजिए एस्थमेटिक कंडीशन आ गई, लंग्स के सारे आ गई, ब्रोंकल्स आ गई, ब्रोंकाइटिस आ गई, ब्रोंकाइटिस की बीमारियां होती है। तो समझिए प्राणवायु आपका बिगड़ा हुआ है। प्राणवायु का स्थान केंद्र हृदय है, हृदय में ब्लड है, हृदय में ब्लड का आना जाना है। तो ब्लड से ब्लड का सर्कुलेशन पूरे हार्ट में करेगा कौन? प्राणवायु जो है वो अपनी तरह से ब्लड सर्कुलेशन चलाए। नॉर्मल रूटीन में आपका सर्कुलेशन बरोबर होना चाहिए, पैर तक जाए, पैर तक ऊपर आए, बरोबर होना चाहिए। पूरे शरीर में घूमता है ना ब्लड, कोई खाली हार्ट में ही थोड़ी पड़ा रहता है। अस्थमा आपका जो है श्वसन क्रिया के अंदर की तकलीफ जो है, अब इमोशनल लेवल पर लोगों को डर लगना है, ब्लड प्रेशर हाई होना है, हार्ट अटैक आना है, क्या ये सारी समस्याएं आपकी अगर कुछ भी हो रही है तो प्राण वायु के बिगड़ने से हो रही है। अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, भस्त्रिका करिए, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। हार्ट को बल देना है, हार्ट को मजबूत करना है तो आपको प्राणायाम करना अनिवार्य है। हार्ट को कमजोर मत रखिए। मृत्यु के अंतिम क्षण तक हार्ट हमारा मजबूत रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए, काम करता रहना चाहिए साहब। पूरे शरीर का रक्त हार्ट में ला करके पंपिंग करके ऑक्सीजन से शुद्ध करके वापस पूरे शरीर में भेज करके ब्लड का सर्कुलेशन करना। अब खाने की आदतें बिगाड़िए मत, आप खाने की आदतें सुधारिए। भूल से भी आज की चीनी शक्कर जो है बिल्कुल नहीं खाना है, भूल से भी नहीं खाना है। आप ये मत सोचिए खाली नमक से ही ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शक्कर से भी बढ़ रहा है भाई साहब। चाय कॉफी से आपका ब्लड प्रेशर और बिगड़ेगा। क्यों हम शरीर का नुकसान करें? क्यों हम चाय कॉफी क्यों पीना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप बदलिए, अपना शरीर तंत्र को सुधारने की कोशिश करिए। हम पहले ही पित्त प्रकोप बढ़ा रहे हैं और फिर आप बोल रहे हो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। हृदय की धड़कन बढ़ गई, हृदय की धड़कन घट गई, छाती के अंदर धड़-धड़ होने लग गया। कभी आप स्ट्रेस और टेंशन में आते हो तो छाती के अंदर पेन होना लग जाए, इंसोम्निया पेन होने लग जाए। ये सारा क्यों होना है? होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लंग्स के अंदर, श्वसन क्रिया के अंदर ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, क्या ये सारी बीमारियां हमारी प्राणवायु के बिगड़ने से हो रही है। सुधारिए। प्रतिदिन के अंदर आप सुबह सुबह जो है मॉर्निंग वॉक करिए, सनलाइट थोड़ी आ जाए, घूमना है, गार्डन में जा कर के ऑक्सीजन लेना है, प्राणवायु लेना है। आज आपको मालूम है कल पे गवर्नमेंट की न्यूज़ आ रही है 42 lakhs people are dying in the whole world only due to the pollution, and nowadays the Delhi the maximum pollution वहाँ है।
सुना आपने ध्यान से, 42 लाख लोग प्रति वर्ष पूरी दुनिया में केवल पॉल्यूशन के कारण मर रहे हैं। अब ये क्या कारण है, क्यों आ रहा है? कार्बन इतना बढ़ गया है, गाड़ियों का धुआं इतना बढ़ गया है। आप प्रमाण तो देखिए ना, कार्बन उत्सर्जन इतना प्रमाण में है, तो पूरे जाते जाते ग्लेशियर्स बिगड़ रहे हैं। आज सारी जो है क्लाइमेट चेंज होती जा रही है। ये परिस्थितियां सामने कितनी आ रही है, दिन में 5-10 मिनट लगती है, 10-20 मिनट निकालिए प्राणायाम करने के लिए। अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, भस्त्रिका के प्रयोग करिए, प्राणायाम करिए, हार्ट भी आपका बिल्कुल सक्षम रहेगा, प्राणवायु का तंत्र बिगड़ेगा ही नहीं आपका। बिल्कुल व्यवस्थित चलना चाहिए साहब। ऐसी स्थिति में अब नीचे आए तो तीसरे नंबर पर ये है समान वायु। ये पाचन तंत्र को संचालन करती है। डायफ्राम से लेकर, पेट से लेकर के, स्टमक से लेकर के, लीवर से लेकर के, नाभि तक के सारे एरिया में स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। इस समान वायु को इतने में ही काम करना है। पाचन तंत्र बिगड़ना नहीं चाहिए आपका, क्योंकि डायबिटीज आएगी तो पाचन तंत्र के बिगड़ने से आएगी। समान वायु बिगड़ने के कारण जो है पैनक्रिया काम नहीं करेगी, बाइल डक्ट काम नहीं करेगा, गॉल ब्लैडर काम नहीं करेगा, लीवर काम नहीं करेगा। लीवर अपने काम के अंदर डिस्टर्बेंस लाएगा, स्टमक के अंदर आहार पड़ा रहेगा, स्टमक के अंदर सड़ता रहेगा, नाक से दुर्गंध, मुंह से बोलते हुए दुर्गंध आएगी, सामने वाला परेशान हो जाएगा। ख्याल है, ये सारी तकलीफें आप खुद सहन करोगे और फिर डायबिटीज़ हो जाएगी, अपच ज़्यादा होगा, अजीर्ण होगा, डकारें आती रहेगी, पेट दुखेगा, पेट के अंदर आपको जो है मरोड़ आएगी, या आहार पच नहीं रहा है, बार बार टॉयलेट बाथरूम जाना पड़ रहा है, या आपको जो है IBS की प्रॉब्लम है। ये कई बीमारियां हमारी समान वायु के बिगड़ने से हो रही है। आपने बिगाड़ी, बार बार खाना है, बार बार खाने से बिगाड़ी है। बार बार खाना है, अनियमित खाना है, खाने पर नियंत्रण ही नहीं है हमारा, ये हमने बिगाड़ा है। अब जैसे फ्रिज का खा लिया, खोल करके ठंडा खा लिया, भोजन करने के बाद आइसक्रीम खा लिए, विरुद्ध आहार खा लिए साहब। दही बड़ा आपने खाया तो दही के साथ उड़द आया तो वो जाकर डिस्टर्बेंस करेगा ही करेगा। दूध केला खा लिया, दूध और फ्रूट खा लिया, दही और फ्रूट खा लिया, दही में नमक डाल के खाया, छाछ में नमक डाल के पिया। ये कई बीमारियां हमारी जो है फूड स्टाइल की है, बिगड़ रहे हैं, हम खुद बिगाड़ रहे हैं अपना। विरुद्ध आहार करने से आपके पाचन तंत्र को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ा धक्का लग रहा है, आंतों का नुकसान हो रहा है। समान वायु सुधारने के लिए भी अलग अलग प्रकार के योगासन आते हैं, पवन मुक्तासन भी है, समान वायु के आसन भी आएंगे, उसको करके और प्राणायाम भी अलग अलग प्रकार के। तो प्राचीन काल से ऋषि महर्षियों ने ये तरीका बताया हमको, बिगाड़ने की जरूरी नहीं है साहब। अगर हमारी नियमितता है, नियमितता का मतलब क्या है, जिस समय आपको भोजन करना है उसी समय प्रतिदिन करना है। भोजन के समय सिर्फ भोजन, भोजन के समय टीवी नहीं देखना है, भोजन के समय में बातें नहीं करना है, भोजन भी सही तरीके से करना है। भोजन करने बैठने के पहले मल मूत्र का विसर्जन करके आइए, हाथ मुंह धो करके आइए, आसन अच्छा बिछाइए, चित्त की प्रसन्नता रहनी चाहिए, पाटा रखिए, थाली साफ रखिए, भोजन की थाली कांसे की होनी चाहिए, कटोरी कांसे की होनी चाहिए, ग्लास कॉपर का तांबे का होना चाहिए, पानी कॉपर में पीना है, रसोई भोजन करना है कांसे के थाली कटोरी में करना है, प्लास्टिक में बिल्कुल नहीं खाना है, प्लास्टिक में बनी हुई एक चीज़ नहीं खानी है, एक चीज़ रखनी नहीं है साहब, बिल्कुल गलती नहीं करनी है हमें। अचार नहीं खाना है तो अचार नहीं खाना है, ख्याल है कि नहीं। क्षार वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, बेकिंग सोडा वाली
ज़्यादा नमक वाली चीज़ें भूल से मत खाओ। ऊपर से नमक लेना ये सबसे बड़ी गलती है। ऊपर से शक्कर भी लाना, ज़्यादा शक्कर, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मिर्ची, ये अतिरेक नुकसान करने वाला है। क्यों, क्या जरूर क्या है? जो जीभ के लिए स्वाद कारक बनती है वो पेट के लिए नुकसान कारक बनेगी। फिर आपको एसिडिटी बनेगी, डकारें आएगी, पित्त का प्रकोप होने लगेगा। ये समान वायु बिगड़ जाएगी ना आपकी। समान वायु बरोबर आपके अन्न नली के आहार को स्टमक में पहुंचाती है। स्टमक में वापस उसका बरोबर जो है मिक्सिंग कर करके, घोल कर करके उसके तत्वों को बाहर निकालना है। लीवर का जूस आएगा अंदर, लीवर से पित्त आएगा, हाथों में कहीं तेल चिपकेगा नहीं, घी चिपकेगा नहीं, वो बरोबर आगे चलेगा तो गॉल ब्लैडर अपना काम करेगा। पित्त की झिल्ली है वो, फिर उसके साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो पैनक्रियाज आपका लेवल करेगी। पैनक्रिया का काम है, छोटी सी है, एक लंबी हरी मिर्ची जैसी पैनक्रिया ग्रंथि है। वो शरीर के अंदर शुगर और सॉल्ट का मेंटेन करती है, लेवल बैठाती है, बैलेंस करती है। अब ये समान वायु बिगड़ जाएगी तो फिर बेचारी पैनक्रिया अकेली क्या करेगी? अब स्टमक में से आहार को स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसमें से प्रोटीन है, कैल्शियम है, कैलोरीज है, आयरन है, विटामिन है, मिनरल्स है, सारे अंदर डिसेक्ट होकर के ब्लड में जाएंगे। अब उसके बाद जो बचा कुचा है, जो विसर्जन करने लायक है, अब उसमें कोई तत्व बचा ही नहीं है था, उसको बड़ी आंतों में ले जाना है। अब बड़ी आंत जो है आपकी जिस तरह से चल रही है, छोटी आंत के कनेक्शन से दाहिनी साइड से ऊपर उठेगी, ऊपर उठ कर के फिर वो लेफ्ट तक जाएगी, लेफ्ट तक जाएगी तो फिर वो स्टमक तक आकर के टच करेगी, फिर लेफ्ट से नीचे उतरेगी तब कॉलन पार्ट में आए, कॉलन पार्ट से फिर नीचे मुड़ना है उसको, फिर वापस नाभि तक आना है नीचे, फिर वापस नीचे उतर करके रेक्टम पोर्शन आएगा, रेक्टम पोर्शन से नीचे उतर के एनस पोर्शन आएगा, एनस पोर्शन का अपना दरवाजा है, वो खुलेगा तब मल विसर्जन होगा। कोई पेशाब की नली पर किसी का लॉक नहीं है और कोई मल विसर्जन पर, एनस पर किसी का लॉक नहीं है। ध्यान रखिए, बरोबर अपान वायु कंट्रोल करती है। अपान वायु का काम है। ब्लैडर भरने के बाद भी अपान वायु से यूरिन लीक नहीं होता है, और जैसे यूरिन करने जाओगे बरोबर अपान वायु खुलेगी तो यूरिन बरोबर होगा, मल विसर्जन बरोबर होगा। अपान वायु का काम है, वो बरोबर करेगी सब। लेकिन आप बिगाड़ोगे तो फिर डिस्टर्बेंस आएगा। आजकल कई लोगों की ये तकलीफ है, यूरिन लीक हो जाता है, कभी ड्रॉप निकल जाता है, कभी बाथरूम तक पहुंच नहीं पाते हैं, बाथरूम तक पहुंचने के पहले ही यूरिन लीक हो जाता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, ऐसी सारी नौबत आती है। ये कहीं आपके लिए अपान वायु का बिगड़ना सूचित कर रहा है ना। अब क्या जरूर है आप सोनोग्राफी कराने जाओ, एमआरआई कराने जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूर नहीं है। एक साध्वी जी महाराज ने हमको दूर से वहाँ से फ़ोन करके बताया कि डॉक्टर बोल रहे हैं आपके यूरेथ्रा का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा वैसा 10 बातें बता करके साध्वी जी को डरा दी। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैंने साफ सुथरी बता दी उनको, कहा कि कोई गलती नहीं करनी है आपकी, डॉक्टर के पास दूसरी बार जाना ही मत, आवश्यकता ही नहीं है। उनको सिर्फ गलो है, गोखरू है, शिलाजीत है या काली मिर्च है, उसी से काम हो गया। 8 दिन तक वापस 2-4 साल हो गए, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ा। कुछ योगासन करना ही नहीं है, कुछ प्राणायाम करनी ही नहीं है, हम अपने आप बिगाड़ रहे हैं। तो फिर तो बिगड़ने के बाद तो भाई साहब कौन करेगा? अब जब खुद भी हो करके चला करके बिगाड़ोगे तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। फिर तो आखिर शरीर भी तो तंत्र है ना, आखिर एक तंत्र ही तो चल रहा है पूरा, एक एक वायु जो जिस प्रकार से काम कर रही है। क्यों एसिडिटी बढ़ती है? आजकल तो बहुत कॉमन हो गई एसिडिटी, अंधाधुंध गोलियां भी खा रहे हैं लोग एसिडिटी की, कोई गोली नहीं खाना है।
गलती से भी एसिडिटी के लिए कोई आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई गोली नहीं खाएंगे। सिर्फ आप सुबह सुबह में जीरा सौंफ चबा लो, आधे घंटे तक जीरा सौंफ और आंवला मिक्स करके चबाओ, और उस आधे घंटे के बाद 1 गिलास गुड़ का पानी पी लो, हो गई बात पूरी। इतना सिंपल है, आपकी एसिडिटी मिट जाएगी। लेकिन खाने में विवेक रखो। एक बार खाया, सुबह में 8 बजे आपने नाश्ता पानी नवकाशी कर ली, मुट्ठी सेम पचकाट कर लो। अब सीधे 1 बजे के पहले खाना ही नहीं है साहब। 1 बजे खा लिया, फिर मुट्ठी सेम पचकाट कर लो। अब सीधे आपको शाम को 5 बजे ही 6 बजे ही खाना है, बस बात पूरी हो गई। शरीर को इससे ज़्यादा आहार की आवश्यकता ही नहीं है, शरीर इससे ज़्यादा पचा भी नहीं सकेगा। नींद में जाने के 3 से 4 घंटे पहले खाया हुआ होना चाहिए। आप खा करके तुरंत 3-4 मिनट में ही सोने जाओ, भोजन कर लिया कि 5-10 मिनट में ही सोने जाओ, ये गलती करोगे तो एसिडिटी जरूर बढ़ेगी। विरुद्ध आहार करोगे तो एसिडिटी जरूर बढ़ेगी। न खाने का अपथ्य सेवन करोगे तो पित्त प्रकोप जरूर होगा। अब चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे तो एसिडिटी जरूर बढ़ने वाली है। लाल मिर्ची तेज खाओगे, मसालेदार खाओगे, स्पाइसी फूड खाओगे, कंपल्सरी आपको एसिडिटी बढ़ेगी। क्यों गलती करते हैं हम? क्या आवश्यकता है? भोजन करो, सही ढंग से करो। भोजन करते समय लाल मिर्ची का उपयोग ना करें, हरी मिर्ची का उपयोग ही नहीं करना है। बस 2-4 काली मिर्ची का उपयोग कर लो, प्रॉपर सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए, बात पूरी हो गई। नहीं, इतनी लाल मिर्ची चाहिए, इतना लाल होना चाहिए, फिर वापस ग्रीन मिर्ची डालो, फिर ग्रीन मिर्ची। अरे क्यों गलती कर रहे हैं हम? एक जीभ के स्वाद के कारण पूरा शरीर बिगाड़ दो आप। ये गलती करेंगे तो फिर बिगड़ेगा ना, तो क्यों हम गलती करें क्यों? पहली बात तो ये है। अब आया 5 नंबर पर, ये नाभि का लेवल जो है, तो यहाँ से आपका नीचे जो है अपान वायु है। इसका काम डिपार्टमेंट है विसर्जन करना है। किडनी का काम किडनी संचालन करना, फिर वहाँ से फिल्टर करना, फिल्टर करके ला करके ब्लैडर में भरना है, ब्लैडर में भर करके 2-3 घंटे रखना है, फिर बाद में जो है पेशाब करना है। बिल्कुल 1 ड्रॉप भी विसर्जन करने में तकलीफ नहीं आनी चाहिए आपको। लास्ट ड्रॉप तक भी आपका पेशाब बरोबर निकल जाए, आपको कोई जलन भी ना हो, कुछ भी ना हो, पेशाब का कोई यूरिनल इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए, तो बरोबर अपान वायु काम कर रही है। अपान वायु आपके कब्ज कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दे, मल को अंदर संचित करके रखे, और जब बाथरूम जाओ, टॉयलेट जाओ, वॉशरूम जाओ, 1 मिनट के अंदर जो है वायु उसका प्रेशर ला करके मल का विसर्जन कर ले, कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो जाए। स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है वॉशरूम में से 1 मिनट में बाहर आए, दूसरे मिनट में बाहर आए। 2 मिनट से तीसरे मिनट वॉशरूम में बैठा रहता है तो समझ लीजिए स्वस्थ नहीं है। और बिस्तर पर जाने में दूसरे मिनट में नींद आनी चाहिए, 1 मिनट में नींद आनी चाहिए, तो व्यक्ति अपनी तरफ से स्वस्थ है, निरोगी काया है। आप ये क्या तरीका लगा है 15-20 मिनट वॉशरूम में बैठे रहना? कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पेशाब करे तो 1 मिनट से ज़्यादा लग ही नहीं सकती, और पेशाब करने में किसी को प्रेशर करना ही नहीं है। अपान वायु फंक्शन बरोबर करती है, नॉर्मल नेचुरल जितना यूरिन बना है निकल जाएगा, कोई प्रेशर करने की जरूरी नहीं होती। कॉन्स्टिपेशन में है तो पेट साफ करने के लिए प्रेशर करने की जरूरी नहीं। अपान वायु व्यवस्थित काम करती है। जब मल आकर के कोलोन भाग में इकट्ठा हो गया, रेक्टम में आया है, तो रेक्टम अपनी तरफ से सिग्नल भेज रहा है ब्रेन को, वो वायु आपको जो है अपान वायु सिग्नल भेज रही है, हाँ जी मुझे अब वॉशरूम जाना है, पेट साफ करना है। आप बरोबर जाके आइए, 2 मिनट में बाहर आना चाहिए, बात पूरी हो गई। अब क्या क्या लाइफस्टाइल लोग बिगाड़ रहे हैं, सुनते हम
मोबाइल लेकर के बाथरूम में वॉशरूम में चले जाते हैं, न्यूज़पेपर लेकर के ही चले जाते हैं। अब कैसे कैसे लोग हैं भगवान जाने। वो बोलते हैं हमको 20 मिनट 30 मिनट लगेगी, वहाँ तक न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। ऐसी गलती नहीं करनी है। टॉयलेट बाथरूम भी जाना है तो भी ब्रेन आपका काम कर रहा है, ब्रेन को उसी क्रिया में इन्वॉल्व करिए, दूसरी क्रिया में इन्वॉल्व नहीं होने देना है ब्रेन को। एक क्रिया में मन लगाना चाहिए आपको। फिर आप बोलोगे डिस्टरबेंस आ रहा है, वायु डिस्टर्ब होगी तो बीमारियां आएंगी। लेडीज बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी में अपान वायु ही कंट्रोल करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये चलाती है। फिर क्रैम्प आए और पेट में इतना दर्द हो, ये होना ही नहीं चाहिए। नेचुरल चीज़ है, वो नॉर्मल चीज़ है कि भाई साइकिल मेंस्ट्रुअल की एमसी की साइकिल चलती है 28 डेज की, बरोबर आपको आना ही चाहिए। सिस्टम बिगाड़ने की जरूरी नहीं है। अब आप बोलो कि मुझे तो ब्रेड बटर खाना है, पिज़्ज़ा पास्ता खाना है, ये खाना है, वो खाना है, और फिर बाद में बोलो कि भाई मेरे को तो मेंस्ट्रुअल साइड डिस्टर्ब होती है, पीरियड डिस्टर्ब होती है, पीरियड प्रोलॉन्ग हो जाता है, कभी 1 महीने में 2 बार, कभी 2 महीने में 1 बार भी नहीं। ये सारे सिस्टम बिगाड़ रहे हैं आप, जो कि बिगड़नी नहीं चाहिए। अपान वायु सुरक्षित चलेगा तो कभी नहीं बिगड़ेंगे। यूरिनल इन्फेक्शन होने का कोई चांस ही नहीं आना चाहिए। जब आपका चाय कॉफ़ी पीना ज़्यादा हो, पित्त प्रकोप की वस्तुएं ज़्यादा खा रहे हो, आप स्पाइसी फूड ज़्यादा खा रहे हो, विरुद्ध आहार खा रहे हो, ऐसे लोगों को यूरिनल इन्फेक्शन होता है। कपड़े आजकल आर्टिफिशियल पहन रहे हो, प्योर कॉटन नहीं पहन रहे हो, आज जीन्स पहन रहे हो, ऐसे लोगों को पीसीओडी, पीसीओएस और क्या क्या यूरिनल इन्फेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों हम परेशान होते हैं? क्या आवश्यकता है? एक तो नेचर के साथ रहो, नेचर से डिस्टरबेंस मत करो, आर्टिफिशियल चीज़ें अपनाओ मत। पॉलिस्टर या पॉलीथीन की कोई भी चीज़ें ना अपनाएं आप। बिल्कुल प्योर कॉटन तो प्योर कॉटन ही रखना है आपको, दूसरी चीज़ लानी नहीं है। शरीर आपका उसके लिए जिस प्रकार से जैसा शरीर बना है तो उसको डिस्टरबेंस क्यों करें हम? शरीर से पसीना होना ही होना है, निरंतर होना है। अब शरीर में पूरे शरीर का पसीना क्यों निकाल रहा है? व्यान वायु। ये जो मैं आपको बता रहा था, अब ये व्यान वायु जो है इसका काम पूरी बॉडी पर चल रहा है साहब। ये क्या कर रहे हैं? तो पूरी बॉडी के ऊपर मस्कुलर पेन जो है, पूरे मसल सिस्टम को ये चला रहा है, बोन्स को ये चला रहा है, जॉइंट्स को ये चला रहा है। शरीर तंत्र जो आपका चलेगा वो व्यान वायु से चलेगा। आप जिम में जाते हो, कसरत करते हो, मूवमेंट्स करते हो, पुलअप्स करते हो, तो ये सारे व्यान वायु का काम है। हाथ पैर चलाना व्यान वायु का काम है। ब्लड सर्कुलेट करना ये व्यान वायु का काम है। ब्लड प्रेशर हाई करना व्यान वायु का है। नर्वस सिस्टम आप देखिए, न्यूरॉन्स पास होना जो है, स्पाइन का चलना, स्पाइन के ऊपर नियंत्रण रखना, ये व्यान वायु का काम है। और इसके अंदर ही आपका रेजिस्टेंस पावर व्यान वायु का काम है। ध्यान रखिए, किसी को टेम्परेचर आएगा तो खाली हाथ में या पैर में नहीं आता है, पूरी बॉडी में आता है। तो व्यान वायु बिगड़ी हुई है। अब पैरासीटामोल लेना ही नहीं है हमको, डोलो या क्रोसिन, मेटासिन कुछ भी नहीं लेना है। आप सिर्फ जो है कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ खाना बंद करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, और आपको सिर्फ गर्म पानी पीना। दिन में 10 बार आप गरम 1 गिलास 2 गिलास पानी पियो, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। बॉडी को पसीने में बाहर फेंकना है। नहीं हो रहा है तो बॉडी को गर्म करिए, 2-4 काली मिर्च ले लो, सूंठ ले लो, अजवाइन ले करके खा करके फिर बाद में ऊपर गर्म पानी पियो। ये हो गया, शरीर को क्रोसिन का काम मिल गया। आप गलती से भी नहीं करोगे ऐसी चीजें। तुलसी, अजवाइन और हल्दी का उबाली करके ले लो, हो गया काम अच्छी तरह से। क्यों हम बिगाड़े तंत्र को? आदतें में डालिए। और जो आजकल आप लोग वृद्ध माताएं जो सुन रही हैं, तो पहले अपने घर के अंदर इसी तरीके सुधारना करिए। आप कुछ भी भोजन करना बंद करिए। पहले
सिर्फ गरम गरम पानी बार बार पीते रहना है आपको। 2 बार 4 बार आपका पेट साफ होगा, टेम्परेचर ऑलरेडी उतर जाएगा। अब टेम्परेचर भी आजकल जो है डेंगू के या मलेरिया के, तो वो तो मच्छर से ही होने वाले। आप नेट लगा के सोइए, सब जाली लगा करके सोइए। मच्छरदानी सबसे बढ़िया उपाय है। भूल से भी वो कछुआ छाप अगरबत्ती मत लगाना। मच्छर के लिए अगरबत्ती या अल्टो और ये ऐसी चीज़ें लगाना, उसका पॉइजन हमारे ऑक्सीजन में जाएगा। क्या फायदा होगा? बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये पूरे शरीर का जो है संचालन वायु का, ये व्यान वायु करें। आज मैं इस टॉपिक को यहाँ समाप्त करता हूँ। इसके योगासन हैं अलग अलग। सभी वायुओं को नियंत्रण करने के लिए 5 वायुओं के लिए एक एक के 2-2 4-4 योगासन है, एक एक के अलग अलग प्राणायाम हैं। आप अच्छी तरह से करिए। अब बिना आसन प्राणायाम के आज लोग ऐसे अपना शरीर को बस एक ही जगह पर जकड़ के रखते हैं। एक ही सोफा पर बैठते हैं तो बस वहीं बैठना है, वहीं बैठना है तो वैसे ही बैठना है, सोना है तो वैसे ही सोना है। ऐसे मत करिए। पोस्चर भी मत बिगाड़िए, आसन के तरीके मत बिगाड़ो, नहीं तो और नुकसान हो जाएगा। और बरोबर जो है जिस समय जो वायु जहाँ की बिगड़ी है, अपान वायु बिगड़ी है, महिलाओं की तकलीफ है, पुरुषों में प्रोस्टेट की तकलीफ है, जो भी हो रहा है उसी को उसी जगह पर आप सुधारना कर सकते हो। अपान वायु को सुधारिए, प्रोस्टेट आपका सुधर जाएगा। अपान वायु सुधारिए, महिलाओं के अंदर ओवरीज की बीमारी है, यूट्रस की बीमारी है, फेलोपियन ट्यूब की बीमारी है, या जो भी बीमारियां हैं बरोबर मिट जाती है। साहब कोई पेन किलर की लेने की जरूरत नहीं है। क्रैम्प के लिए पेन किलर लो, पीरियड का टाइम हो गए तो पेन किलर लो। ये सब मूर्खता बंद करनी चाहिए, ये गलती नहीं करनी है। जो काम जिससे हो रहा है, हल्दी से हो रहा है, सूंठ से हो रहा है, अजवाइन से हो रहा है, काली मिर्च से हो रहा है। मैंने बार बार कहा है आपको कि हमारे किचन के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें पड़ी है, सब दवाइयाँ हैं। काली मिर्च के अंदर भी इतना अच्छा गुण है कि वो समान वायु को नियंत्रित करती है, कंट्रोल में ला करके पाचन को सुधारती है। सूंठ जो है वो बरोबर सुधारती है। सूंठ और हल्दी का मिश्रण करके, काली मिर्च का मिश्रण करके आप गुड़ के साथ ले लो गोली, आपका भोजन पाचन व्यवस्थित होगा, वायु का निस्सरण व्यवस्थित होगा। काली मिर्च के अंदर वो गुण है कि जो गैस वायु का कंट्रोल करे, पाचन तंत्र करे और समान वायु को बिगड़ना न दे, समान वायु को सुधारे, व्यान वायु को सुधारे। अब ये हजारों साल से हमारे घरों में काली मिर्च का उपयोग होता आ रहा है। अब आज लोग काली मिर्च छूने को ही तैयार नहीं है। ग्रीन मिर्ची खा रहे हैं, लाल मिर्ची खा रहे हैं, तो लाल मिर्ची भी कृत्रिम आने लग गई। अब बनावटी जो है नकल करके बनावटी बनाने लग गए सब। वो केमिकल आपको कैंसर कर लेगा। तो काली मिर्च क्यों नहीं खाना में आनी चाहिए, बढ़िया चीज़ है। आप इन सब वायु के लिए अलग अलग प्रकार की औषधियाँ हैं। अजवाइन आपके लिए सबसे बढ़िया वायु का समान वायु और अपान वायु दोनों का नियंत्रण करती है। किसी लड़कियों को पीरियड की प्रॉब्लम है तो खाली एक अजवाइन चबा लो, गर्म पानी पी लो, इतना निर्दोष काम है। क्यों चक्कर लगाते हो डॉक्टर के और फिर ऐसे भारी जो है आप लेते हो दवाई, पेन किलर लेना। पेन किलर जिंदगी में भूल से नहीं लिया जाता है। व्यान वायु बिगड़ेगी, आपका पार्किंसन होगा, अल्जाइमर होगा, कंपवात जिसको बोलते हैं, ये सारी बीमारियां होगी। फिर मेमोरी लॉस होगा, फिर नींद नहीं आएगी, ये सारी बीमारियां होगी। अब चेतो, सावधान रहो। बिल्कुल कम से कम सिर्फ जो है कहाँ किस वनस्पति की आवश्यकता है, कहाँ किस वनस्पति की आवश्यकता है, इतनी निर्दोष चीज़ों से हम अपने खुद के शरीर की चिकित्सा कर सकते हैं। And one lady in a house, she must be the best doctor, and she knows that all the masalas in our kitchen, they are all the best medicines. And now how to use it for the all the family members. बस काम हो गया आपका।
इतना अच्छा निर्दोष जीवन है, इतना अच्छा निर्दोष और इतना व्यवस्थित शरीर का तंत्र है, और शरीर के तंत्र को चलाने में ये पांचों प्रकार के वायु आपका इतना व्यवस्थित काम कर रही है, बिगाड़ना ही नहीं चाहिए साहब। हाँ जी स्मिता बहन जी, मेरे को तो टाइम देखने में ध्यान नहीं रहता, मैं तो बोलता ही जाता हूँ। आज वी विल स्टॉप दिस टॉपिक हियर। जी अब साहब जी। बोलेंगे लोग, पूछने को तैयार ही है, दो चार जने हमारे कायम के मेंबर जो हैं वो तो एक ही पूछेंगे, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखाओ। मैं ये कहता हूँ कि पांचों के लिए योगासन और प्राणायाम, दो के सिवाय तीसरी वस्तु नहीं चाहिए। किसका कौन सा वायु बिगड़ा है सेल्फ डायग्नोस करो। हाँ बोलिए नंदिनी बहन झवेरी, देखो पहले ही कोई डॉक्टर साहब को इच्छा हुई। जी नंदिनी मैम बोलिए। आज जय गुरुदेव ना मथाई वंदामी। मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये जो पहलू તમે बतायो ને કે હળદર તુલસી અને લીમડાના પાનની ચટણી બનાવવાની, તો એ કઈ હળદર લેવાની? सवारे लेवानी ने પીળી હળદર લેવાની કે સફેદ હળદર લેવાની? ये सफेद क्या थी આવી गई? એ પેલી આછા કલરની ઓફ વ્હાઈટ કલરની હળદર આવે છે ને, એ સફેદ હોય છે. આખી હળદરની ગાંગડો લઈ ગાંઠ લઈને તરત આપણે એનું પાવડર કરવાનું બસ. બજારનું રેડી પાવડર નહીં લાવવાનું. બજારના રેડી પાવડરમાં કાલી પીલી માટી અને કલર મિક્સ આવે છે એટલે કામ નથી કરતી, અસર ના કરે. અચ્છા, હવે બીજી વસ્તુ છે, પેલી યુરિનનો પ્રોબ્લેમ આપે કીધો ને, તો મેનોપોઝમાં બહુ બધી લેડીઝને ડ્રિબલિંગ ઓફ યુરિન થતું હોય છે. જે ટોયલેટ જાય વોશરૂમ એ પહેલા જ રસ્તામાં થઈ જાય, તો એ જે અપાન વાયુ કંટ્રોલ કરવા માટે શું કરવાનું? કાળા મરી ખાવાના. એમને એમ જ ભૂખ્યા પેટે? હા, કાળા મરીનું પહેલાં બરોબર, પણ આખું સિસ્ટમ બગડ્યું છે, એમને કેમ બગડ્યું એ જોવાનું છે. એમની આદતો સુધારો પહેલાં. એમને એમ કંઈ થોડી થઈ જવાનું છે. શું પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ છે? એક વસ્તુ જનરલી બધાને કામ નહીં આવે, પણ પહેલાં તો અજમો છે, કાલા મરી છે, આપણે પહેલાં એનો ઉપયોગ કરીએ, હિંગનો ઉપયોગ કરીએ, मेडिसिन से अपान वायु को सुधारना बहुत जरूरी है. पहला ये सुधारो ने पर एनी आदतो सुधारो, खावा पीवानी आदतो सुधारो, बरोबर नॉर्मल આવી જશે, बरोबर रूटीन આવી જશે. जी जी धन्यवाद सुनीता जैन जी। साहिब जी, सही टाइम फल खाने का सही टाइम कौन सा होना चाहिए? सुबह सुबह ही होना चाहिए था. आप सुबह दिन में 12 बजे के अंदर अंदर आपको फ्रूट खा लेना चाहिए बस. जी थैंक यू साहब जी। सारे अगर किसी को अलग अलग से आसना ना मालूम हो तो सारे वायु को डील करने के लिए सूर्य नमस्कार हितकर रहेगा कि नहीं? हाँ बहुत अच्छी बात है, आपने भी अच्छा सजेशन दिया है. सूर्य नमस्कार के जो एक एक अलग अलग डिफरेंट पोजीशन जो आती है ना, तो वो सबके अंदर पांचों वायु के लिए आ जाती है. बहुत अच्छा है. लेकिन जो सूर्य नमस्कार में नहीं आती है, पवन मुक्तासन, वो अपान वायु के लिए काम का है. धनुरासन आ जाएगा. मंडूकासन करने वाले का तो डायबिटीज ही मिट जाता है, समझे कि नहीं. वज्रासन में बैठना तो जरूरी है. भोजन करने के बाद वज्रासन में, अब ये हमारे सुनीता माता जी जो, ये तो सोफा छोड़ते ही नहीं है कभी. सोफे से नीचे तो उतर करके कभी वज्रासन में तो बैठ ही नहीं सकते. इनको पूछिए, ये डॉक्टर साहब है, कभी नीचे बैठ ही नहीं सकते. यही आदतें हमने बना ली है. तकलीफ तो ये हो गई. મતાઈ મંદામે સાહેબજી મને છે ને પગમાં ઓપરેશન થયું છે, તો હું નીચે જ નથી બેસી શકતી, તો હું શું કરું? કઈ નહીં, તમે દેવલોકમાં જજો. હા બોલે ये प्रवीणा बहन जी का प्रिस्क्रिप्शन इनको लिखना है. તો સાહેબજી તમે આની બુક પાડી શકો બહાર? હા બરોબર. હવે એ જ વાત આવી. આ છે ને, આ બહાર પડી ગઈ છે, યુટ્યુબમાં છે, બધું સાંભળી લેજો વારે વારે रोज. कुछ ही नए साल में जैन फाउंडेशन का ये है प्रोग्राम कि हम लोग फिजिकली योगा क्लासेस करें ऑनलाइन, तो आप आई एम श्योर सबको फ्रूटफुल होगा और सब लोग लर्न कर पाएंगे. जो हम लोग कुछ एक जो इम्पोर्टेंट योगासन है उसके क्लासेस ले. सो विल कीप यू पोस्टेड एंड इन्फॉर्म. सो आज की कक्षा को हम यहाँ पे विराम देंगे साहब जी. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अरिहणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं, एषु पंच नमस्कारो सर्वपापप्रणाशनं, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्.
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् विकलांग बहुत बहुत आशीर्वाद।